Break. हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। ओके। हाँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यार, मुझे ऐसा लग रहा है या आपको भी लग रहा है कि आज ठंड बहुत ज्यादा है? यस सर है। यस सर, मेरे को भी लग रहा था। सही में है ना। मुझे इससे ज्यादा ठंडा दिन अभी की सर्दी में नहीं मिला यार। मतलब सही में बहुत ठंड, या तो मुझे ही लग रही है या सर आज फिर हवा चल रही है, धुंध नहीं है, वैसे हवा चल रही है, ठंडी हवा। हवा भी है, धूप भी नहीं निकली। खैर, धूप एक आधा दिन और नहीं निकली थी बीच में, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सबसे ठंडा दिन हवा है चल रही है। ना? आज सबसे ठंडा दिन है। मतलब मैं सोच रहा था कि आज एक्चुअली वही, ये क्या हो गया, कहीं मुझे बुखार तो नहीं हो गया दोबारा कि मुझे ठंड लग रही है। फिर मैंने बुखार चेक किया अपना, तो वो तो खैर नॉर्मल ही आया। मुझे लगा कि पता चला दोबारा बुखार ने पकड़ लिया, बड़ी मुश्किल से सही हुआ हूँ मैं। तो मुश्किल से तो नहीं, वैसे ठीक आराम से सही हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं था। लेकिन ये था कि यार कहीं फिर से कोविड ने अटैक ना कर दिया हो। ठीक है, अभी सही है। और ठंड सही में ज्यादा है। अब आप बोल रहे हो तो आप सही बोल रहे होगे यार, आप तो सच ही बोलते हो, है ना? बच्चे तो हमेशा सच ही बोलते हैं, ऐसा मैंने सुना है स्कूल में। मुझे बताया गया था कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। पता नहीं, आप झूठ बोलते हो तो वो बात अलग है। आप अपने घर वालों को तो झूठ बोलते ही होगे, बोलते हो?
बोलते हो? हैं? हाँ, ये धृति लिख रही है, यस सर। धृति बोलते हो? सर कभी कभी तो चलता है ना, जब कोई बात मनवानी पड़ती है। अच्छा, हाँ कभी कभी। ये तो है। ये तो ऐसे तो फिर मैंने भी बोला है, ऐसे तो फिर मैं भी बोलता हूँ। ऐसे सर सारी दुनिया ही बोलती है, कोई कितना सच्चा हो। हाँ। तरणवीर जी कह रहे हैं चंडीगढ़ में हफ्ते से ऊपर हो गया धूप निकले। धृति कह रही है यस सर, वो पहले वाली बात पे था, अब का नो सर है। अच्छा, ठीक है। अलबाश जी कह रहे हैं सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। सही बात है यार, मतलब के हिसाब से होता है। झूठ तो हर कोई बोलता है यार, ठीक है ना? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा सच बोलें, कोशिश ये होनी चाहिए। बाकी तो देखो ठीक है। चलो, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री में इस चैप्टर को आप गैसियस स्टेट के नाम से जानते हो, और यहाँ पे इस चैप्टर का नाम है क्या? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि ये दोनों चैप्टर आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में है, तो आपको डबल फायदा मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, ठीक है ना? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में डबल फायदा मिलेगा इस चीजों का। और ये चैप्टर अगर आपके अच्छे हो गए तो ऑब्वियसली फायदा मिलना ही है, ठीक है ना? और डबल फायदा मिलेगा तो मार्क्स भी डबल आएंगे, और अगर कटेंगे तो फिर मार्क्स दोनों तरफ से कटेंगे, है ना? नेगेटिव होगा तो फिर दोनों तरफ से नेगेटिव होगा। तो और चैप्टर्स आसान है, आपने पिछला चैप्टर भी देखा थर्मोडायनेमिक्स, बस इधर उधर करके जोड़ मोड़ करके फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है ना? लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान से लगाने होते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केमिस्ट्री में जब आपने इसको पढ़ा, क्या आपने रियल गैस के बारे में भी पढ़ा? सर बहुत थोड़ा सा। बहुत थोड़ा सा। अच्छा, केमिस्ट्री में के सिलेबस में रियल गैस है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि फिजिक्स में सिर्फ आइडियल गैस है। फिजिक्स में रियल गैस के बारे में हम कोई स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस ही हमारे सिलेबस में है फिजिक्स के हिसाब से। केमिस्ट्री में रियल गैस भी है, बिल्कुल है, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है ना? केमिस्ट्री में रियल गैस के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा है, बिल्कुल, और थोड़ा सा आप केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ोगे, ठीक है ना? जैसे जो हमने डेरिवेशंस आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस की करी हैं, तो अगर वो रियल गैस के लिए हो जाएं तो फिर उनमें क्या चेंजेस आएंगे ये तो आप केमिस्ट्री में देखोगे, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में देखोगे। खैर, फिलहाल के लिए शुरुआत करते हैं आइडियल गैस, ठीक है ना? आइडियल गैस, शुरुआत आइडियल गैस से ही होगी। आइडियल गैस क्या होती है आपको पता ही है, नो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, नो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं, है ना? सो पोटेंशियल एनर्जी क्या कंसीडर की जाती है? देखो मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा लिख रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी क्या कंसीडर की जाती है? यूके क्या कंसीडर की जाती है? 0 फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। सो देयरफॉर इंटरनल एनर्जी सिर्फ किसकी वजह से होती है? बोलो, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। है ना? इंटरनल एनर्जी इज ओनली ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है, जिसको हम यू के से लिखते हैं, यानी कि U इज इक्वल्स टू यू के प्लस यूपी होता है, और यहाँ पे यूपी 0 होता है। सॉरी, यहाँ पे यू के क्यों लिख दिया मैंने, यूपी, तो ये बन गया यू के, यानी कि इंटरनल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होती है। ये पहली चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अब कंडीशंस क्या हैं आइडियल गैस के लिए? कंडीशन क्या है? सोच के बताओ, आप खुद ही सोच के बताओ
कि आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस अज्यूम करने के लिए प्रेशर कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? बोलो भाई। कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अच्छा, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सर ज्यादा। ज्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूं। फॉर आइडियल गैस pressure should be low, pressure should be low, and temperature should be high, and temperature should be high. सुनो मेरी बात ध्यान से। जितना प्रेशर कम होगा उतने मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे। मानते हो बात? जितना प्रेशर कम होगा गैस के ऊपर उतने मॉलिक्यूल्स गैस के दूर दूर होंगे। बिल्कुल होंगे। और जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतने दूर दूर फैल जाएंगे। मतलब मेरा कहने का यह है कि प्रेशर का कम होना और टेम्परेचर का ज्यादा होना, क्या ये बात बताता है कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं? बोलो भाई। बोलो, क्या ये चीज बताता है? प्रेशर का कमाई करता है बिकॉज दीज कंडीशंस, these conditions because under these conditions, ऐसा लिखना चाहिए, under these conditions molecules will be apart, far apart from each other, ऐसे बोलना चाहिए। molecules would be far apart and interaction between them becomes weaker, and interaction between them becomes weaker. आज बेटा ध्यान रखिएगा, इसको लिख लो पहले तो, कि आवाज कितनी बार जो है वो कट रही है, ये प्रॉब्लम कितनी बार आ रही है मेरे को बताना, ठीक है? सर अभी कटी थी। अभी कटी थी ना? यार ये पता नहीं है यार, ये प्रॉब्लम, मुझे ये नेट ही चेंज करवाना पड़ेगा। सर कौन सा नेट है आपके पास? जियो है यार, जियो फाइबर। सर वो तो ठीक चलता है। ठीक चलता है यार, बिल्कुल ठीक चलता है, लेकिन ये पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर तो जैसे केमिस्ट्री में तो हाई प्रेशर था तब भी आइडियल गैस वाली इक्वेशन लगाई थी, तो लगा यहाँ पे लेते हैं बेटा, लगाएंगे तो हम भी, हाई प्रेशर पे भी हम लगाएंगे, ठीक है ना? वो तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लगा रहे हैं ना यार, समझ रहे हो बात को? लेकिन आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, मतलब आइडियल गैस मानने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो तो वो लिखी है मैंने। लगाएंगे तो हम भी हाई प्रेशर पे लगाएंगे, ठीक है ना? वो कोई, वो तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लगा रहे हैं, ऐसे तो कहीं पे भी नहीं लगानी चाहिए फिर। बिल्कुल आइडियल तो फिर कुछ भी नहीं होता, वही बात है ना? तो ओके सर। लगाते तो फिर ऐसे बहुत जगह पे है, ऐसे तो बहुत जगह पे फ्रिक्शन होनी चाहिए, होती नहीं है फ्रिक्शन, वही बात है। वो तो सिर्फ सॉल्व करने की बात है, लेकिन वो तो जस्ट आइडियली क्या होना चाहिए वो मैंने बताया।
चार्जिंग चार्जिंग चार्जिंग। हाँ जी, कोई रह गया? चलो, अब हम बात करते हैं एसटीपी क्या होता है। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर माना जाता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन को, और प्रेशर माना जाता है कितना, 1 atm, ठीक है ना, यानी कि 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज हैं। आप लोगों ने सुना होगा इस वर्ड को, तो एसटीपी सुना है ना? ये लाइन भी आपने सुनी होगी, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस occupies 22.4 liters of volume at STP। सुनी है ये बात? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल ऑफ आइडियल गैस 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो आइडियल गैस कौन सी है। क्या वो ऑक्सीजन है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या वो नाइट्रोजन है, बस आइडियल गैस होनी चाहिए, बस आइडियल गैस होनी चाहिए। अगर उसका 1 मोल है तो वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। क्या ये बात सुनी हुई है आपने? यस सर। है ना? अब इसी इंफॉर्मेशन के आधार पे, ये एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन थी, इसी इंफॉर्मेशन के आधार पे गैस कांस्टेंट निकाला गया, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो R इज इक्वल्स टू PV बाय NT। तो प्रेशर की वैल्यू रखी गई 1.013 इंटू 10⁵, वॉल्यूम की वैल्यू रखी गई 22.4 लीटर है। तो लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है बेटा, ये 22.4 लीटर है तो मीटर क्यूब में चेंज करना, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट्स में चेंज करना है ना। तो 10⁻³ मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय n और डिवाइडेड बाय 273। जब इस चीज को कैलकुलेट किया गया तो ये आया 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन, क्योंकि प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इसके डायमेंशन वर्क वाले होते हैं। आपको याद होगा इंटीग्रेशन पीडीवी, ये वर्क डन होता था ना, इंटीग्रेशन पीडीवी वर्क डन होता था कि नहीं होता था? तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम के जो डायमेंशंस होंगे वो जूल आएंगे, प्रेशर इंटू वॉल्यूम के जो डायमेंशंस होंगे वो जूल आते हैं। और नीचे है पर मोल, मोल भी एक फंडामेंटल यूनिट है, मोल को इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी एक फंडामेंटल यूनिट है। और पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, ये हमारी आर की वैल्यू है। और इस आर का नाम क्या है भाई? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसी चीज की वैल्यू, आर की वैल्यू कैलोरी में 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन।
इसको लिया जाता है, जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करना आपको आता है? बोलो भाई। Yes, ना, sir. 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल। तो R की वैल्यू जो 8.314 आई है, इसको 4.186 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास 1.98 या अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये R की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। लिख लो। तो प्रॉपरली जो चीजें यूज होती हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अभी भी लैग हुई थी क्या आवाज? Yes, sir. हटवाना पड़ेगा मुझे ये कनेक्शन। चलें? Yes, sir. Yes, sir. आगे है अदर फॉर्म्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन की अदर फॉर्म्स, इसके अलावा भी और भी फॉर्म्स होती हैं आइडियल गैस की। तो वो कौन कौन सी हैं? पहली है भाई, देखो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो ये तो सबको पता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा चेंज करके आप लिख सकते हो, पीवी इज इक्वल्स टू, मोल को लिख सकते हो आप मास, इसको डब्ल्यू से लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास को m नॉट से लिख देता हूं मैं। इसमें जो W यूज किया है मैंने, वो मास ऑफ गैस है, और जो m नॉट मैंने यूज किया है वो मॉलिक्यूलर मास है गैस का। सिर्फ नोटेशंस हैं, आप हो सकता है अलग नोटेशंस यूज करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वॉल्यूम को मैं नीचे ले जाता हूं, W बाई वी, RT बाई एम नॉट तो रहेगा ही। मास अपॉन वॉल्यूम, ये एक चीज क्या होती है भाई? डेंसिटी, ठीक है ना, डेंसिटी। तो रो RT बाई एम नॉट, तो रो RT बाई एम नॉट, तो रो हो गया हमारे पास डेंसिटी ऑफ गैस, रो हमारे पास हो गया डेंसिटी ऑफ गैस। चलो जी, अब आगे सुनो, दूसरी फॉर्म कौन सी है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में ही चेंजेस करूंगा मैं क्या करता हूं, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं और एवोगैड्रो नंबर से ही डिवाइड कर देता हूं। अब एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एनी आइडिया? एवोगैड्रो, एवोगैड्रोज नंबर क्या होता है ये? सर, एक मोल में जितने एटम्स होते हैं।
हाँ, एक मोल में जितने मॉलिक्यूल्स या एटम्स हो गए, अगर मोनोटॉमिक है तो एटम बोल देते हैं, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल बोल देते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज कितनी वैल्यू होती है इसकी, 6.023 इंटू 10⁻23 molecules of gas in 1 mole. इन 1 मोल, एक मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा जी, एक मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये क्वांटिटी को देखो भाई, इसको क्वांटिटी को देखो आप, n नंबर ऑफ मोल इनटू Na, नंबर ऑफ मोल इनटू Na। Na क्या है, एक मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इनटू नंबर ऑफ मोल्स कर दिया हमने, तो क्या ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। इसको लिखते हैं कैपिटल N से, और R/Na को लिखते हैं KB से, R/Na को लिखते हैं KB से। ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं क्या है। यहां पे कैपिटल N क्या है, ये है स्मॉल n इंटू Na, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन n मोल्स। ये बात तो समझ गए भाई। Na क्या है, Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर क्या है, एक मोल के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उसको n से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल आ जाएंगे। समझ गए इस चीज को, बोलो भाई, है ना। यस इस सर। चीज को समझे, इसको कैपिटल N से लिखते हैं। और R/Na इसको लिखते हैं बेटा KB से, और कुछ बुक्स में K से भी लिखा जाता है, सिर्फ K लिखता है, या तो K के पैर में B लिख देते हैं या सिर्फ K लिख देते हैं। इसको कहते हैं क्या, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। नाम सुना है, यस सर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हमने हीट ट्रांसफर के अंदर एक कांस्टेंट अलग से पढ़ा था, वो स्टीफन के बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट था। जैसे सोनू के T2 की स्वीटी, वैसे ही स्टीफन के बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट था, लेकिन ये इनका खुद का अपना कांस्टेंट है, R/Na, ठीक है ना, R/Na। अब R की वैल्यू आपको पता है 8.314, Na की वैल्यू आपको पता है, ठीक है ना। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन, इसके यूनिट्स चेक करो बेटा, जूल पर केल्विन, ठीक है ना, जूल पर केल्विन, ठीक है ना। क्योंकि एवोगैड्रो नंबर के जो यूनिट्स है ना, मैं आपको यूनिट्स बताता हूं। देखो, जो आर के यूनिट्स हैं वो क्या है, आर के यूनिट्स क्या है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और एवोगैड्रो नंबर के यूनिट्स क्या हैं, 6.023, इसके भी यूनिट है बेटा। मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के तो कोई यूनिट नहीं होते, लेकिन ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर मोल है। समझ पा रहे हो, इसके यूनिट क्या है, पर मोल, एक मोल के अंदर। क्या ये बात समझ में आ रही है। अगर आपसे कोई एवोगैड्रो नंबर के यूनिट्स पूछे तो वो है पर मोल, एक मोल के अंदर। तो मोल से मोल कट गया कि नहीं कट गया, बोलो भाई, मोल से मोल कटा, बिल्कुल कट गया। तो ये है हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। इस बात को याद रखिएगा भाई, ठीक है ना। मैं अगर हूं ना, मेरे एक टीचर थे, तो जब उन्होंने मेरे को पढ़ाया था, वो बचपन से मेरे को याद रह गया। मैं भूल जाता था कि यार ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैसे आता था, किसको किससे मल्टीप्लाई करके आता था। तो मेरे को एक बात उनकी याद रह गई, उन्होंने कहा कि यार इसको ना नाक की तरह याद रखो, कि आर जो है ना वो नाक के इक्वल है। समझ पा रहे हो, नाक, नाक याद रहेगी, याद रहेगी नाक। तो Na और या साथ में K, तो R जो है वो नाक के इक्वल है। तो ऐसा उन्होंने बोला था। अब ये बचपन से मेरे को ऐसे से याद है कि हाँ इसको ऐसे ही करते हैं, और ऐसे ही मैंने याद रखा हुआ है। तो आप भी आपको जो सही लगे आप वैसे याद कर लो, अगर आपको याद है तो पहले से ही अच्छी बात है, ठीक है जी।
बाकी आपकी मर्जी है। कोई दिक्कत? नो सर। तो और किसी को कोई परेशानी है तो बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें? यस सर। ओके। Assumptions for ideal gas in KTG। आगे हम अब क्या करने वाले हैं बेटा? आगे हम करने वाले हैं प्रेशर की डेरिवेशन। एक डेरिवेशन करेंगे जो इस चैप्टर की मेन डेरिवेशन है। इस चैप्टर की एक ही बड़ी डेरिवेशन है जो इसके बाद हम करने वाले हैं। वो डेरिवेशन होगी प्रेशर के ऊपर बेस्ड, कि जैसे आपका जो कमरा है, आप जिस कमरे में बैठे हुए हो, ठीक है ना, वो कमरे में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। वो कमरे में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके घर की दीवारों से टकरा रहे हैं। तो जो आपके घर की दीवारों से टकरा रहे हैं तो वो उन पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। आपस में भी टकरा रहे हैं, दीवारों से भी टकरा रहे हैं। तो आपस में भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और दीवारों पे भी लगा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे रूम में प्रेशर जनरेट हो रहा है। ठीक है ना? वो प्रेशर आपको भी फील होता है, बिल्कुल फील होता है, हमें फील होता है। बस ये है कि हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी उतना ही प्रेशर है जितना बाहर से है। इसीलिए हमें ऐसा बोल सकते हैं कि हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर थोड़ा सा हम फील करने की कोशिश करें तो आपको फील होगा कि हाँ भाई, हमारे चारों ओर जो है वो हवा प्रेशर लगा रही है। लेकिन उस प्रेशर को समझने से पहले कुछ अजम्पशंस माननी पड़ेंगी, क्योंकि डेरिवेशन, हर डेरिवेशन करने से पहले कुछ अजम्पशंस होती हैं। तो आइडियल गैस में क्या क्या अजम्पशंस मानी जाती हैं वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो वो मैं एक एक करके आपको समझाता रहूंगा, तो बस आप लिखते रहिएगा। आसान सी अजम्पशंस हैं, कोई ज्यादा बड़ी अजम्पशंस नहीं है, ठीक है ना? ऑल गैस मॉलिक्यूल्स, पहली, ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक स्फीयर्स। सारे गैस मॉलिक्यूल्स को इलास्टिक स्फीयर्स मानना है, मतलब उनसे जो कोलिजन होंगे सारे के सारे क्या होने चाहिए? इलास्टिक होने चाहिए। ठीक है जी? साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स is very small as compared to volume of gas occupied। आप देख पा रहे हो जैसे ये कमरा है, ठीक है ना? इस कमरे के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका देखो, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो मैंने डॉट 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 दिखाए, ठीक है ना? लेकिन ओवरऑल तो ये पूरे कमरे का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। बोलो भाई, अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या उसका कुछ वॉल्यूम है? नहीं, एक मॉलिक्यूल का तो कोई वॉल्यूम नहीं है। लेकिन क्या ओवरऑल ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि गैस के साथ क्या होता है ना, गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता भाई। गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता। गैस तो जिसके अंदर होती है वो वाला वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। उसे जितना कंप्रेस कर दो उतना हो जाती है, जितना उसे खुला छोड़ दो उतना खुला हो जाती है वो, है ना? अगर उसे बाहर फेंक दोगे तो ऑब्वियसली पूरे एटमॉस्फेयर में वो फैल जाती है।
तो इसीलिए मॉलिक्यूल्स का खुद का साइज हमें बहुत कम अज्यूम करना है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑक्यूपाइड। तो जो वॉल्यूम गैस ने ऑक्यूपाई किया है। पॉइंट नंबर 3, डेंसिटी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। Density is uniform throughout, so pressure is also uniform. So pressure is also uniform. इस बात का क्या मतलब हुआ भाई? एक जैसी डेंसिटी है हर जगह पे। हर जगह पे मतलब उस सिस्टम के अंदर, जैसे हमारे कमरे में, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है, मुझे बताना, कि आप कमरे में गए, ठीक है ना, कमरे में एक जगह पे तो आपको अच्छी सांस आ रही है और दूसरी जगह पे कमरे में गए तो घुटन महसूस हो रही है? क्या ऐसा हुआ है कभी? नो सर। नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये है कि आपके कमरे में हर जगह पे प्रेशर क्या है? सेम है, ठीक है ना। तो यही हम बात मान के चलते हैं कि भाई गैस जो है वो अपने आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, क्योंकि कहीं पे अगर गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो अपने आप गैस किसकी तरफ जाएगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चली जाएगी। तो थोड़ी ही देर में वहां पे प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि गैस कहीं पे भी ज्यादा या कहीं पे कम नहीं होगी। तो डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया, ठीक है जी। चौथा पॉइंट, all molecules are in random thermal motion. Random thermal motion किसकी वजह से होता है भाई? ड्यू टू टेम्परेचर। देखो भाई, टेम्परेचर की वजह से गैस मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आती है, जिसकी वजह से वो गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं। जैसे मैं एक कमरे की अगर बात करूं तो इसमें कोई गैस मॉलिक्यूल इधर जा रहा होगा, 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 कोई गैस मॉलिक्यूल इधर होगा, कोई गैस मॉलिक्यूल इधर होगा। सभी का रैंडम थर्मल मोशन होगा। और अगर आपको याद हो, रैंडम थर्मल मोशन की बात मैंने एक और चैप्टर में करी थी, कुछ याद आ रहा है? एक और चैप्टर में मैंने बात करी थी थोड़ी सी इसके बारे में। किस चैप्टर में बात करी थी? एनी आइडिया? ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर एक एस्केप वेलोसिटी नाम की टर्म आई थी। वहां पे एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, मैंने बोला था स्कूल में पूछा भी जाता है कि मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? याद आ रहा है? मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया था कि मून की एस्केप वेलोसिटी 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। वहां पे लिखवाया हुआ मैंने, ठीक है ना, यहाँ पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं जस्ट आपको याद करवा रहा हूँ। मून की सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी इतनी होती है, यानी कि अगर किसी चीज की वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी वो मून की सरफेस से उड़ जाएगा। तो मून जो है वो बेसिकली गैसेस को संभाल के नहीं रख पाया, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी जो होती है इनकी, जो रैंडम थर्मल वेलोसिटी जो इनकी गैसेस की होती है, वेरी हाई होती है। ये 6-7 किलोमीटर पर सेकंड की रेंज में पहुंच जाती है भाई। अब अर्थ पे जो एस्केप स्पीड है वो 11.2 होती है, तो अर्थ की एस्केप स्पीड से तो कम है। अगर ये अर्थ की एस्केप स्पीड से भी ज्यादा होती ना तो आज अर्थ पे भी एटमॉस्फेयर नहीं होता और हम जिंदा नहीं होते, ठीक है ना। तो ये जो रैंडम थर्मल स्पीड है ये बड़ी ज्यादा होती है, ठीक है ना। दिस इज इन द रेंज ऑफ 6 to 7 किलोमीटर पर सेकेंड। मैं लिख भी देता हूं, दिस इज इन द रेंज ऑफ 6 to 7, कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, 5 भी हो सकती है, लेकिन इसी रेंज में होती है, 6 to 7 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। लेकिन हमें फील क्यों नहीं होती भाई? बात यह कि हमें फील क्यों नहीं होती? हमें फील इस वजह से नहीं होती क्योंकि इनका जो एवरेज जो है, क्योंकि ये रैंडम डायरेक्शंस होती हैं, बट बिकॉज
डायरेक्शंस आर रैंडम, क्योंकि ये सारी डायरेक्शंस रैंडम होती हैं, तो इनका जो एवरेज वेलोसिटी होती है, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी वो क्या निकल करके आती है भाई? 0। जीरो। एवरेज वेलोसिटी क्या निकल करके आती है? 0 निकल करके आती है। इसीलिए आपको फील नहीं होगा, हमारे आसपास की जो गैस है हमारे रूम की, इतनी ज्यादा तेज स्पीड है, लेकिन क्या होता है कि कोलिजन ही इतने ज्यादा होते हैं, उनमें आपस में इतने कोलिजन होते हैं कि हमारे तक टकराने की तो नौबत ही नहीं आती है ना। हमारे तक टकराते टकराते तो उनकी स्पीड बड़ी कम हो जाती है, तो इसलिए हमें फील नहीं होता, ठीक है ना। किसी की इधर है स्पीड, किसी की इधर है, इधर वाली से इधर को टकरा गया, ये वाली इधर से टकरा गई, ये दोनों आपस में टकरा गए, तो इसलिए हमें कुछ भी फील नहीं होता, लेकिन होती बहुत ज्यादा है। लिख लो। चलें आगे। 1 मिनट सर। लिख लो। जब आपके स्कूल के एग्जाम्स होंगे, जैसे जिन भी स्कूलों में सब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे या जिनके भी स्कूल के एग्जाम्स होंगे, कुछ के तो होते ही नहीं, तो ये सारी अजम्पशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। सारी नहीं, मतलब आपको बोलेंगे कि कोई भी 3-4 अजम्पशन बता दो, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, 4 अजम्पशन पूछ लेंगे आपसे, तो इसलिए ये याद होनी चाहिए। वैसे तो देखो याद करने का कोई मकसद नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की अगर मैं बात करूं, तो ये चीजें अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आएंगी, ऐसे कोई पॉइंट तो आपसे पूछेगा नहीं कि इसको एक्सप्लेन कर दो, तो जब आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि आइडियल गैस की अजम्पशन में ये था कि नहीं था। इसीलिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो याद करने का कोई सेंस बनता नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप इसको एग्जाम दोगे स्कूल का, तो उसके लिए आपको जो है ये याद रखना चाहिए और रखना पड़ेगा भी। डन सर। ये अजम्पशंस इसमें से कुछ तो लिखी होंगी गैसियस स्टेट में भी आपने। यस सर। ओके। 5वीं अजम्पशन है नो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट कोलिजन्स। कोलिजन्स करने के अलावा आपस में मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करते, मतलब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोई फोर्स नहीं होता। एक्चुअल में तो होता है, रियल गैस में तो फोर्स होता है, आपने पढ़ा होगा वॉन्डर वाल फोर्स, ये वो है ना, ये सब बकवास जो है, मतलब बकवास नहीं, जो चीजें हैं वो आपने पढ़ी होंगी, तो वो हम रियल गैसेस में अज्यूम करते हैं, तो आइडियल गैस में हम कोई भी फोर्स इनके बीच में अज्यूम नहीं करते। कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स and with the walls are assumed elastic, जो कोलिजन्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में और दीवारों के साथ जो कोलिजन्स होते हैं, उनको क्या अज्यूम किया जाता है? इलास्टिक अज्यूम किया जाता है। कोलिजन्स आर इंस्टेंटेनियस। कोलिजन्स जो होते हैं वो इंस्टेंटेनियस होते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब टकराए और अलग हो गए, टकराए और अलग हो गए, टकराए और अलग हो गए। ऐसा नहीं कि 1 मिनट तक चिपके ही हुए हैं आपस में कि चलो अभी हम थोड़ा सा चिपक लेते हैं, अभी दूसरों को कोलाइड करने दो, थोड़ी देर बाद हम कोलाइड फिर से दोबारा करेंगे, या थोड़ी देर बाद अलग हो जाएंगे। नहीं भाई, टकराए निकल गए, टकराए निकल गए। तो कोलिजन्स इंस्टेंटेनियस होते हैं, ठीक है ना, ऐसे रुकते नहीं है, ठीक है ना। पार्टिकल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन, ऐसे अलग अलग कलर यूज करके मजा आता है ना। स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 कोलिजन्स, 2 कोलिजन्स के बीच
जो पार्टिकल का मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे मान लो ये पार्टिकल है, ये इधर गैस से टकराया, फिर इधर टकराया, फिर इधर टकराया, फिर इधर टकराया, इधर टकराया, तो दो कोलिजन्स के जो बीच का इसका मोशन है वो कैसा है भाई? स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, दो कोलिजन्स के बीच का इसका मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन। यानी कि एक कोलिजन हो गया में स्ट्रेट लाइन होगा। हालांकि ये इतने छोटे छोटे डिस्टेंसेस होते हैं कि हमें तो रियलाइज भी नहीं होते। ठीक है ना, हमें रियलाइज नहीं होते। लिख लो। तो ये सारी अजम्पशंस हैं, ये टोटल 8 अजम्पशंस हैं। तो अजम्पशंस पूरी हो गई। अब हम मेन डेरिवेशन पे जाएंगे। सर एक बार ये लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बता दो। लास्ट वाला पॉइंट बेटा सिंपल है, एक कोलिजन कर लिया, अगला कोलिजन होने तक जो बीच का रास्ता होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब वो कर्व्ड नहीं होगा। कहने का मतलब ये है क्योंकि किसी से कोई इंटरेक्शन है नहीं ना, कोई और फोर्स तो लग नहीं रहा। ठीक है ना, अगर कर्व्ड होता है, एक्चुअल में रियल गैस में कर्व्ड होता है ये मोशन, क्योंकि आपस में भी और फोर्सेस भी लगते हैं, है ना। मतलब एक तो है कि ये दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स जरूर लगाते हैं, लेकिन वो तभी लगाते हैं, आइडियल गैस के केस में हमें फोर्स तभी अज्यूम करना है जब कोलिजन होगा। अगर कोलिजन नहीं हो रहा तो कोई फोर्स नहीं है, तो अगर कोई फोर्स नहीं है तो फिर पार्टिकल मुड़ेगा क्यों? फिर तो सीधा सीधा चलता रहेगा। तो वही बात। ओके सर। चलें जी। Yes, sir. अब आते हैं डेरिवेशन पे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। प्रेशर की डेरिवेशन करनी है। प्रेशर की डेरिवेशन करनी है वेलोसिटी की टर्म में। किसकी टर्म में? वेलोसिटी की टर्म में। देखो, जो थर्मोडायनेमिक्स है चैप्टर, आपको याद होगा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था, मैंने दो वेरिएबल्स में क्लासिफाई किया था। एक थे मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल, एक थे माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हमारा ध्यान सिर्फ मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स तक सीमित रहता है। मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल का मतलब कि जब ऊपर ऊपर से, है ना, ऊपर ऊपर से, जैसे कैसे कि भाई प्रेशर बता दो कितना है, वॉल्यूम बता दो, टेम्परेचर बता दो, वो क्यों आया, उसके कारण क्या है, उसके जानने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब हमें ऐसा पता चलता है, अब हम कारणों के बारे में जान रहे हैं कि किसी रूम में अगर प्रेशर होता है तो वो क्यों होता है। क्योंकि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं भाई, मॉलिक्यूल्स के पास रैंडम वेलोसिटी होती है, मॉलिक्यूल्स के पास आरएमएस वेलोसिटी होती है, मॉलिक्यूल्स के पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, मॉलिक्यूल्स के पास एवरेज वेलोसिटी होती है, तब जाके वो दीवारों से टकराते हैं और प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये क्या हो गया कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके स्टडी करना। ठीक है ना, तो केटीजी क्या है, एक तरीके से आप दोनों चैप्टर में डिफरेंशिएट कर सकते हो कि थर्मोडायनेमिक्स में कौन सी स्टडी होती है, मैक्रोस्कोपिक, और केटीजी में कौन सी स्टडी होती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके स्टडी होती है। समझ पा रहे हो, ये दोनों का डिफरेंस है, दोनों का क्या है, डिफरेंस।
अच्छा जी, अब आपको पता है कि कोई भी एक गैस मॉलिक्यूल तीनों डायरेक्शंस में जा सकता है, ठीक है ना। गैस मॉलिक्यूल के पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हो सकती है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हो सकती है, जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी हो सकती है ना। तीनों डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी हो सकती है। अ गैस मॉलिक्यूल कैन हैव velocity in all directions. बट एक बार के लिए हम मान के चलते हैं, let us assume it has velocity in x direction. एक बार के लिए मान के चलते हैं हम कि उसके पास x डायरेक्शन में वेलोसिटी है और उसकी वैल्यू है vx, ठीक है ना। x डायरेक्शन में वेलोसिटी है vx, और स्मॉल m मान लेते हैं हम मास ऑफ मॉलिक्यूल। एक मोल का नहीं, एक मॉलिक्यूल का मास, गैस का इत्तू सा जो पार्टिकल है, इत्तू सा एक मॉलिक्यूल गैस का, उसका मास क्या मान लेते हैं, स्मॉल m मान लेते हैं। अच्छा जी, अभी हमने अज्यूम किया हुआ है कि सारे के सारे कोलिजन इलास्टिक हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गैस मॉलिक्यूल मान लो दीवार से जाके टकरा रहा है, तो क्या उतनी ही स्पीड से वापस आएगा? बोलो, उतनी ही स्पीड Yes, से sir. वापस आएगा? बिल्कुल वापस आएगा। अगर मैं इस डायरेक्शन को प्लस मानता हूं और इस डायरेक्शन को माइनस मानता हूं, तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो होगा प्लस mvx, और फाइनल मोमेंटम जो होगा वो होगा माइनस mvx। अब क्योंकि हमें प्रेशर निकालना है बेटा, प्रेशर के लिए चाहिए होगा फोर्स, ठीक है ना। मेन बात यह है कि हमें प्रेशर निकालना है, और प्रेशर के लिए चाहिए होगा फोर्स, फोर्स के लिए चाहिए होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, क्योंकि फोर्स न्यूटन का सेकंड लॉ। अब देखो, मैकेनिक्स तो आनी आनी है, ठीक है ना। मैकेनिक्स तो हर जगह पे आती है, फ्लूइड भी एक तरीके की मैकेनिक्स है, गैस भी एक तरीके की मैकेनिक्स है, सब मैकेनिक्स है, ठीक है ना। अगले 2 चैप्टर जो आएंगे हमारे एसएचएम और वेव्स, वो भी मैकेनिक्स का ही पार्ट होंगे। तो बेसिकली पूरी जो 11th की फिजिक्स है वो मैकेनिक्स ही है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज का मूव करना यानी कि मैकेनिक्स से रिलेटेड हो गया वो। अब मोमेंटम चेंज डेल्टा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो पी फाइनल माइनस mvx माइनस पी इनिशियल mvx, तो ये बन गया माइनस 2 mvx। तो ये मोमेंटम चेंज आ गया किसमें, बोलो भाई, ये मोमेंटम चेंज आ गया किसमें, आ गया किसमें मोमेंटम चेंज आया, ये पार्टिकल का मोमेंटम चेंज, ये पार्टिकल का मोमेंटम चेंज है, एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज। अगर इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है ना, तो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, डेल्टा पी के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन तो हमें पता चली गई, ठीक है ना, डायरेक्शन तो हमें पता ही है। तो प्लस 2 mvx की हमें माइनस साइन को हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो तो डायरेक्शन के हिसाब से हमने अज्यूम करा हुआ है। अच्छा जी, ये तो हो गया मोमेंटम। लेकिन क्या गैस का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है? नो सर। सारे हैं मॉलिक्यूल्स, तो बहुत सारे हैं, पंगा एक आधा नहीं है। आप कहोगे कि चलो ठीक है, टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन पंगा ये भी नहीं है, पंगा इससे भी बड़ा है। पंगा ये है कि एक रूम में, मान लो इस समय जिस रूम में मैं बैठा हुआ हूं, उस रूम में 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज करते हैं 1 करोड़, बहुत छोटी क्वांटिटी बोली है मैंने, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक मोल के अंदर कितने होते हैं, 10⁻23। आप सोच के देखो 10⁻23 कहाँ गई बात। तो अगर मैं 1 करोड़ वर्ड बोल रहा हूं तो मैं बहुत छोटा वर्ड बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 करोड़ तो सिर्फ 10⁻7 ही होता है, और यहाँ पे 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आप सोचो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, ठीक है ना। चलो खैर, अब ये बात ये है कि वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, मान लो 1 करोड़ हैं, क्या सारे के सारे मॉलिक्यूल्स दीवारों से टकरा रहे होंगे उस टाइम पे? नहीं, सर। कुछ बीच में भी होंगे,
ठीक है ना, कुछ कहीं पे होंगे, कुछ कहीं पे होंगे, कुछ आपस में टकरा रहे होंगे, कुछ दीवार से टकरा रहे होंगे, कुछ टकराने वाले होंगे। मतलब ये पैदा हो गया कि भाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करके बात नहीं बनेगी। कहीं आप सोचो कि भाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ना, गलत हो जाएगा वो। क्योंकि एट अ टाइम सारे के सारे मॉलिक्यूल तो दीवार से नहीं टकरा सकते ना भाई। उस टाइम पे जो प्रेशर लग रहा है उसमें मैं सारे मॉलिक्यूल कैसे ले लूंगा? कुछ मॉलिक्यूल पहले टकरा गए होंगे, कुछ टकराने वाले होंगे, कुछ टकराएंगे, कुछ टकराएंगे। तो मैं ऐसा मान लेता हूं, एक इंटरवल मानता हूं, इसीलिए इंटरवल बड़ा मैटर करता है। ठीक है ना, न्यूटन पागल नहीं था, उसने लॉ बनाए तो वो कह सकता था कि फोर्स को चेंज इन मोमेंटम के इक्वल कर दो ना, उसने बोला फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है। लेट अस कंसिडर अ स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। एक स्मॉल टाइम इंटरवल मान लो डेल्टा टी। इस इंटरवल के अंदर जितने मॉलिक्यूल दीवार से टकरा जाएंगे, क्या उतनों की वजह से ही फोर्स लगेगा उस इंटरवल में? यस सर। इसके बाद जो टकराएंगे उनका फोर्स बाद में लगेगा भाई। तो वो अभी हम कैलकुलेट क्यों करें? अभी तो हमें सिर्फ उतने मॉलिक्यूल्स का फोर्स निकालना है जो उस समय में डेल्टा टी इंटरवल में टकरा जाएंगे दीवार से। तो चलो भाई, अब मान लेते हैं कि कोई गैस मॉलिक्यूल है, वो यहां पे है। एक डॉटेड लाइन बनाता हूं मैं, ठीक है ना, आप देखना। एक डॉटेड लाइन बनाई, इस डॉटेड लाइन पे एक मॉलिक्यूल मान लिया, वो इधर की तरफ जा रहा है, दीवार की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, दीवार की तरफ जा रहा है। तो डेल्टा टी इंटरवल में उसने Vx इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस मूव कर लिया। सपोज करो उसने डिस्टेंस मूव कर लिया Vx इंटू डेल्टा टी, तो क्या इतने टाइम इंटरवल में वो दीवार से टकरा जाएगा? बिल्कुल Yes. टकरा जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल टकरा जाएगा। तो ये तो डिस्टेंस हो गया। इसका मतलब अगर मैंने बिल्कुल किनारे वाला पार्टिकल माना है, इसका मतलब ये हुआ इस रीजन के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे जो दीवार की तरफ जा रहे होंगे, क्या सारे के सारे डेल्टा टी इंटरवल में टकरा जाएंगे? बिल्कुल। भाई मेरी बात सुनो, मैंने एक रीजन सिलेक्ट कर लिया, सिर्फ इतना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है, सिर्फ इतना रीजन मैंने सिलेक्ट किया है, सिर्फ इतना। इस रीजन के अंदर बिल्कुल किनारे वाला पार्टिकल, वो मैंने अज्यूम कर लिया कि वो डेल्टा टी टाइम के बाद दीवार से टकरा जाता है। तो अगर वो टकरा जाता है तो उसके अंदर जो पार्टिकल उससे पहले ही आगे खड़ा होगा, एक पार्टिकल इससे आगे होगा, वो तो टकरा ही जाएगा। इससे और आगे जो होगा वो तो टकरा ही जाएगा। तो इसका मतलब इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो डेल्टा टी टाइम में दीवार से टकरा। समझ में आई बात? चलो अब लिखेंगे, ध्यान से सुनना, अभी भी इसमें एक ट्विस्ट आएगा, आगे आएगा ट्विस्ट, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे कि भाई ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कैन कवर Vx into delta t distance in time delta t. Consider area is equals to A. एरिया A कंसिडर कर लो, क्योंकि एक्चुअल में बेटा ये जो है ये स्क्वायर थोड़ी है, ये क्यूब है ना। इसका एरिया भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। एरिया कंसिडर करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है ना, अगले पेज पे मैं आपको लेके चलूंगा। फिलहाल इसको लिखो, इसको बनाओ, मैं दिखाता हूं आपको कि मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूं।
वॉल्यूम भी लिख देता हूं, आगे दिखाता हूं, ठीक है। चलें, बोलो भाई। ओके, अब सुनो, मैं किस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, पहले तो वो समझो। एक्चुअल में बेटा ये क्यूब है, क्या गंदा सा बन गया। है ना, क्यूब मान लो, क्यूबॉइड मान लो, मैं इस एरिया की बात करूं। तो जब मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो मैं बेसिकली इन दोनों रीजन्स के बीच के वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। आपको पता चल रहा है, ये भी एरिया ए ही है, ये एरिया ए ही है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, Vx इंटू डेल्टा टी। कौन सा वॉल्यूम ले रहा हूं ये समझ में आ रहा है, कौन सा वॉल्यूम कंसिडर कर रहा हूं ये समझ में आ रहा है। जैसे मेरे दोनों हाथ मान लो, ठीक है ना, एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ये हो गई, इन दोनों हाथों के बीच का जो वॉल्यूम है, क्या पता चल रहा है, इन दोनों हाथों के बीच का जो वॉल्यूम है ये है ए इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी। अब इस वॉल्यूम के अंदर मैंने जो वेलोसिटी मानी हुई है मॉलिक्यूल्स की, वो सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में मानी है बेटा, एक्स। एक्स में मानी है। इन दिस वॉल्यूम हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स, अब ट्विस्ट ये है, ट्विस्ट देखो, half of the molecules will be moving towards the wall and other half away from the wall। भाई मेरी बात सुनो, भाई एक्स डायरेक्शन में भी दो हो सकती है ना डायरेक्शन। भाई आधे मॉलिक्यूल टकराने जा रहे होंगे और आधे मॉलिक्यूल टकरा के वापस आ चुके होंगे, आधे जा रहे होंगे, आधे आ चुके होंगे। तो जो डेल्टा टी टाइम से पहले ही टकरा के आ चुके, क्या उनका प्रेशर मैं इस टाइम इंटरवल में काउंट करूंगा? नो सर। जो पहले से ही टकरा के आ चुके, उनका प्रेशर मैं इस टाइम इंटरवल में काउंट क्यों करूंगा? क्योंकि जो पहले टकराए थे उन्होंने प्रेशर तो पहले लगाया था ना, अब थोड़ी लगा रहे हैं दीवार पे, अब तो वही लगाएंगे जो दीवार की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल भाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से सुनना, एक नई टर्म मैं डिफाइन करूंगा, एन। ये एन अलग है, ये मोल्स नहीं है, पहली बात तो ये है नंबर डेंसिटी। ये पहली बात तो मोल्स नहीं है, नंबर डेंसिटी है। इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर इस टर्म को मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं लिखता हूं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग टूवर्ड वॉल
moving towards wall in time interval delta t is equals to ध्यान से सुनना, नंबर डेंसिटी इनटू, अगर नंबर डेंसिटी को मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। तो एरिया इनटू वीएक्स डेल्टा टी, लेकिन इनमें से आधे तो दूर जा रहे हैं, तो इसका मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लो मेरी बात, मैंने क्या किया, नंबर डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आधा मुझे करना पड़ेगा क्योंकि दीवार की तरफ जो जाने वाले हैं वो तो आधे ही। अरे बोल दो, समझ में आया? जिनकी एक्सिस में वेलोसिटी 0 होगी उसको कंसीडर नहीं करें? जिनकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगी। अभी तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मान रहे हैं बेटा सबकी वेलोसिटी हम, वो तो बाद में चेक करेंगे एंड में। इम्पॉसिबिलिटीज है ना, कुछ आगे जा रहे होंगे, कुछ खड़े भी तो होंगे, कुछ वापस आ रहे होंगे। नहीं, इन जनरल रैंडम वेलोसिटीज सबके पास ही होगी बेटा, ऐसा नहीं होता। मतलब मूव तो रैंडम थर्मल तो सबके पास ही होती है, एवरेज उन सबका 0 होता है, एवरेज सबका 0 होता है, ठीक है ना। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट सबके पास ही होती है वेलोसिटी। हाँ ठीक है, आपकी बात सही है कि भाई अब प्रोबेबिलिटी पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, अब इतना ज्यादा डिटेल में जाएंगे फिर तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे कुछ भी चीजें, है ना। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि वो कंपनसेट हो गई सारी चीजें उसके अंदर, क्योंकि जब हम आगे हम चीजों को x में y में भी लेके जाएंगे, z में भी लेके जाएंगे, तो हम चीजें सारी अगर बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी कंसीडर करेंगे फिर तो हो गया हमारा काम, ठीक है ना। तो वो चीजें नहीं, आपकी भावनाएं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ठीक है यहाँ तक ऐसे ही रखो। अच्छा, क्योंकि कोलिजन भी तो इलास्टिक है। जो वापस आ रहे होंगे उनकी कोलिजन्स भी तो होंगी, जो जा रहे होंगे उनके साथ। हाँ बिल्कुल होंगी, कोलिजन्स होंगी, बिल्कुल सही बात है। तो फिर तो वो assumptions, बिल्कुल भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि सारी चीजें अज्यूम नहीं कर रहे हम। सारी चीजें अज्यूम करेंगे तो हम डेरिवेशन ही नहीं कर पाएंगे, फिर तो कैसे होगी डेरिवेशन? आपको क्या पता कि कितने कोलिजन होंगे, कितने हजारों लाखों करोड़ों कोलिजन हो जाएंगे, फिर तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो हम करीब जा रहे हैं जितना हम करीब जा सकते हैं, समझ पा रहे हो ना। तो ऑब्वियसली कुछ चीजें मिस हो रही हैं, बिल्कुल हो रही है, मैं तो खुद ही मानता हूँ कि मिस हो रही है, ठीक है ना। आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाई बीच में ये ऐसा थोड़ी है कि सीधा सीधा ही चलता जाएगा, कोलिजन्स भी होंगे। लेकिन आप सोचो, ठीक है ना, उस चीज का जवाब चलो मैं ऐसे दे देता हूँ कि टाइम इंटरवल इतना छोटा है, ये तो वॉल्यूम दिखाने को मैंने बहुत बड़ा दिखाया है, ठीक है ना। हमने टाइम इंटरवल ही इतना छोटा ले लिया, सपोज करो मैं इसको डेल्टा टी की जगह dt लिख दूं, तब सही है ना। टाइम इंटरवल ही इतना छोटा ले लो कि कोलिजन होने का वक्त ही ना मिले, तो अगर कोलिजन होने का वक्त ही ना मिले तब हमारी कहानी ठीक है भाई, सेट हो गई, ठीक है ना। तो वो बात है। चलो अब टोटल मोमेंटम चेंज, टोटल मोमेंटम चेंज, एक का मोमेंटम कितना था चेंज, याद करो, एक का मोमेंटम कितना चेंज था, प्लस 2mvx, 2mvx इनटू इससे मल्टीप्लाई करो, कोई चीज कट रही है क्या? 2 से 2 कटता हुआ दिखाई दे रहा मुझे, बाकी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो mna vx का स्क्वायर इंटू डेल्टा टी, सही है जी? बोलो, अभी और डिफाइन करेंगे हम इसको, ठीक है ना। फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो फोर्स निकालने के लिए डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, तो mna/vx स्क्वायर, ये फोर्स आ गया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, तो mn/vx का स्क्वायर, तो ये आ गया प्रेशर। लेकिन अभी भी जिस फॉर्म में हमें चाहिए ये उस फॉर्म वाला आंसर नहीं है, अभी तो प्रेशर का हम एक रूप तक पहुंच पाए हैं, लेकिन अभी इस रूप को चेंज करना बाकी है, ठीक है। लिखो फटाफट इसको, फिर अगले पेज पे चलते हैं।
लेकिन यह है कि अब काफी सारी चीजें बीच में से कट गई हैं। m क्या है? एक मॉलिक्यूल का मास। n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। vx का स्क्वायर क्या है? गैस की वेलोसिटी x डायरेक्शन में। चलें आगे। Yes, sir. Okay. Since all molecules are not moving with same velocity, so we take average। हम एवरेज लेते हैं, तो रिप्लेस करेंगे Vx को Vx बार से। Vx बार कहने का मतलब क्या होता है? एवरेज। किसी भी चीज के ऊपर अगर हम बार लगा देते हैं तो उसका मतलब एवरेज बन जाता है। यानी कि प्रेशर का फॉर्मूला हो गया mn, क्या था भाई? Vx का स्क्वायर। तो Vx बार का स्क्वायर लिखना चाहिए, Vx बार का स्क्वायर लिखना चाहिए, ठीक है ना। ऑल्सो, अभी कहानी में ट्विस्ट और बाकी है। ऑल्सो मॉलिक्यूल्स कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। मॉलिक्यूल्स तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। बोलो भाई, मॉलिक्यूल्स तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि Vx बार का स्क्वायर प्लस Vy बार का स्क्वायर प्लस Vz बार का स्क्वायर, तीनों डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू नेट वेलोसिटी का स्क्वायर। ये नेट वेलोसिटी c से लिखी है मैंने। अब ये c बताऊंगा मैं आपको आगे क्या है। भाई मुझे बताओ, यहाँ पे तो हमने ये अज्यूम किया था डेरिवेशन के दौरान कि गैस मॉलिक्यूल्स सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन मूव तो वो तीनों डायरेक्शंस में कर रहे हैं। तो अगर तीनों डायरेक्शंस का हमें रिजल्टेंट निकालना है, अगर मुझे तीनों डायरेक्शंस का रिजल्टेंट निकालना है, इसको भूल जाओ, इधर मैं अंडर रूट लगा देता हूं। अगर तीनों डायरेक्शंस का रिजल्टेंट निकालना है तो हमें यही करना पड़ता है। बोलो भाई, तीनों डायरेक्शंस का अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो हमें यही करना पड़ता है। बोलो, है ना। Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर प्लस Vz का स्क्वायर, और इसका नाम पता क्या है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। जो आप सुनते आए हो ना, ये वही है। मतलब ये c से भी लिख देते हैं और इसकी जगह अगर मैं Vrms लिख दूं, एक ही बात है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड। कैसे? नाम से ही देखो, नाम से ही देखो क्या है। रूट, रूट दिखाई दे रहा है। मीन, मीन मतलब एवरेज। किसका रूट है बेटा? एवरेज का। और किसका एवरेज है? वेलोसिटी के स्क्वायर का। क्या सब कुछ दिखाई दे रहा है फॉर्मूले के अंदर? यस सर। स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है, मीन, मीन यानी कि एवरेज भी दिखाई दे रहा है और उसका अंडर रूट भी दिखाई दे रहा है। स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है, मीन भी दिखाई दे रहा है और उसका रूट भी दिखाई दे रहा है। इसी को कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। जो आपके सामने लिखी हुई है ना, यही रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है, ठीक है ना। जो हम रैंडमली पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें इस बात का मतलब ही नहीं पता होता। हमें इस बात का मतलब नहीं पता होता। जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान से सुन लो, जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं सबकी वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो। ध्यान से सुन लो मेरी बात। जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं आपके कमरे में, उनकी वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो और सबका मीन निकाल के अंडर रूट कर दो।
उसे बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड। जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास आपके रूम में, उनका सबकी वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो, उनका स्क्वायर का एवरेज निकाल दो और एवरेज निकाल के अंडर रूट कर दो, तो वो जो है वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहलाती है। ठीक है ना, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन तो करेंगे आगे, फिलहाल आगे चलते हैं। सिंस मोशन इज सिमेट्रिकल, मोशन कैन बी अज्यूम्ड सिमेट्रिकल, भाई मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं, मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं कि मोशन सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कहने का मतलब कि हर डायरेक्शन में एक समान है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, देयरफॉर Vx बार इज इक्वल्स टू Vy बार इज इक्वल्स टू Vz बार। भाई जो एवरेज x में आएगा वही एवरेज y में आएगा, वही एवरेज z में आएगा। सो ये जो इक्वेशन है 3Vx बार का स्क्वायर, ये जो Vx बार प्लस Vy बार प्लस Vz बार का स्क्वायर है, क्या इसको 3Vx बार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर बोल सकता हूं? बोलो। Yes. ठीक है ना, तो Vx बार का स्क्वायर आ गया हमारे पास सी स्क्वायर बाय 3। ये क्या बन गया? सी स्क्वायर बाय 3 बन गया। तो ये सी स्क्वायर क्या है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। देयरफॉर प्रेशर हमारे पास आ गया mn सी स्क्वायर बाय 3, mn सी स्क्वायर बाय 3। और n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या है? अब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कैपिटल एन अभी आपको बताया था पहले भी, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है बेटा। और m क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको कैपिटल M लिख देता हूं मैं, दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो टोटल मास आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. दोनों को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये टोटल मास आ जाएगा बेटा। तो टोटल मास ऑफ द गैस, जिसको मैंने पहले वैसे W बोला था, तो अब भी W बोल देता हूं, इसको W बोला था अगर आपको याद हो तो। W दैट इज M into N, दैट इज टोटल मास ऑफ गैस। एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये टोटल मास ऑफ गैस हो गया। तो ये टोटल मास ऑफ गैस हो गया, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो ये बन गया 1/3, 1/3 तो रहेगा, और ये वेट अपॉन वॉल्यूम क्या बन गया? डेंसिटी इंटू सी स्क्वायर। और सी स्क्वायर क्या है? सी क्या है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। ये डेरिवेशन करनी थी भाई, ये इतना तामझाम हमने इस डेरिवेशन के लिए किया है। प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 रो सी स्क्वायर, वेयर सी इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस, और साथ में डेंसिटी है, साथ में 3 है। समझ में आया? बोलो भाई। Yes, sir. ये डेरिवेशन, ये फॉर्मूला याद रहेगा। ये प्रेशर का डेंसिटी की टर्म में और रूट मीन स्क्वायर स्पीड की टर्म में फॉर्मूला है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में और नजर डालेंगे, और चीजें सीखेंगे, इस फॉर्मूले के बारे में भी और चीजें सीखेंगे। लेकिन हाँ, ये डेरिवेशन आपकी खत्म हो गई, ये डेरिवेशन यहीं तक थी, और हमारा प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो इन शॉर्ट देखो एंड में क्या बन के आया, एंड में बन के आया 1/3 रो सी स्क्वायर। बस इतना बड़ा तामझाम हमने किया, तो इतना छोटा सा फॉर्मूला हमारे पास बन के आ गया। लिख लो। बाकी जो सारी चीजें हमने मानी थी सब उड़ा दी हमने, ठीक है ना, सारी चीजें जो अज्यूम करी थी सब उड़ा दी इन दी एंड, क्योंकि पहले मान के फिर उड़ा दी। ठीक है ना, तो माननी तो पड़नी थी, लेकिन एंड में एलिमिनेट भी हो गई अपने आप। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। सो बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. अंशिका जी कह रही हैं कि 12 बार आपकी वॉइस लैग हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये यार पंगा तो है, कोई बात नहीं, करते हैं। चलो जी, बाय बाय।